करोड़पति लड़का बोला, खाना दूंगा, पर रूम चलो। गरीब लड़की ने सोचा भी नहीं था। आगे जो हुआ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी के 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गंगा मैया की आरती की तैयारियां चल रही थी। सब कुछ इतना पवित्र, इतना दिव्य था कि लगता था जैसे यहां दुख टिक ही नहीं सकता। लेकिन उसी घाट की एक सीढ़ी पर थोड़ा हटकर एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी, मीरा। 20 साल की मीरा का शरीर जैसे उम्र से पहले ही थक चुका था। उसके कुचैले सलवार सूट का रंग अब पहचान में नहीं आता था। दुपट्टे में इतने छेद थे कि वो ढकने से ज्यादा उसकी बेबसी को उजागर कर रहा था। पैरों में चप्पल नहीं थी, एड़ियां फटी हुई थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से नींद ने उसका रास्ता भुला दिया हो। गाल और होंठ इतने सूखे कि हर सांस के साथ वे चटकने लगते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीख रहा था वो उसका पेट था। भूख, ऐसी भूख जो आवाज नहीं करती, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। मीरा गंगा की ओर नहीं देख रही थी, वो लोगों को देख रही थी। हर गुजरते चेहरे को, हर आते जाते कदम को। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, उसमें सिर्फ एक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? लोग आरती देखते, प्रसाद लेते और अपने अपने घरों को लौट जाते। किसी की नजर उस लड़की पर नहीं ठहरती थी जो उसी घाट की सीढ़ियों पर बैठी जिंदगी से जूझ रही थी। तभी भीड़ के बीच से एक हट्टा कट्टा हलवाई गुजरा। उसके हाथ में गरम गरम समोसे थे। घी की खुशबू हवा में फैल गई। मीरा का पेट ऐंठ गया, उसकी उंगलियां अनजाने में सिमट गई। हलवाई ने एक समोसा उठाया और पास बैठे एक कुत्ते की तरफ उछाल दिया। कुत्ता झपटा, फिर उसने दूसरा समोसा मीरा की तरफ फेंका। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। कुत्ता भी लपका, मीरा भी आगे बढ़ी। लेकिन तभी मीरा रुक गई। वो समोसा जमीन पर गिरा पड़ा था, कुत्ते के ठीक पास। मीरा ने उसे उठाया नहीं, उसका हाथ वहीं रुक गया। इतनी भूख में भी उसका स्वाभिमान जिंदा था। उसने सोचा, जानवर और मुझमें कुछ तो फर्क होना चाहिए। वो चुपचाप पीछे हट गई। कुत्ता समोसा लेकर भाग गया। भीड़ में खड़ा एक युवक ये सब देख रहा था। आदित्य प्रताप सिंह, करीब 28 साल का, लंबे कद काठी वाला, महंगे कपड़ों में सधा हुआ युवक। बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस। शहर में रूहानी रसोई नाम से उसका एक बड़ा हेरिटेज रेस्टोरेंट था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, नाम था, पहचान थी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे कोई दौलत भर नहीं पाई थी। वो अक्सर शाम को घाट पर आता था, सुकून की तलाश में। आज उसकी नजर मीरा पर ठहर गई थी। उसने देखा भूख से तड़पती लड़की और जमीन पर पड़ा समोसा, और उसे न उठाने का साहस। आदित्य की आंखों में एक अलगसी चमक आई। वो भीड़ को चीरता हुआ मीरा की ओर बढ़ा। मीरा ने जब सामने एक आदमी को खड़ा देखा तो डर गई। उसने अपने पैर सिकोड़ लिए। उसे लगा शायद ये भी कोई ताना मारने आया है या पुलिस वाला होगा जो उसे यहां से भगा देगा। लेकिन आदित्य ने जेब से पैसे नहीं निकाले। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत नरम आवाज में पूछा, भूख लगी है? मीरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही, डरी हुई। सन। आदित्य ने दोबारा कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त शब्द सुनते ही मीरा का दिल धक से रह गया। गरीबों की दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर एक ही होता है। उसकी मुट्ठियां कस गई। आदित्य ने शायद उसका डर समझ लिया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। गलत मत समझना, वो बोला, मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। मीरा की सांस अटक गई। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा, बदले में खाना मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी और मेहनत की इज्जत।
उसने एक पल रुककर कहा, भीख मांगकर पेट भरोगी या काम करके सिर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। मीरा सन्न रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थी, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया था, किसी ने उसे बराबरी से नहीं देखा था। वो आदित्य की आंखों में देख रही थी। वहां न हवस थी, न दया, वहां सिर्फ भरोसा था। मीरा के होंठ कांपे। मुझे काम नहीं आता साहब। आदित्य मुस्कुराया। कोई मां के पेट से सीखकर नहीं आता। उसने कहा, नियत साफ हो तो पत्थर भी कारीगरी सीख लेता है। मीरा धीरे धीरे उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो आदित्य की काली चमचमाती गाड़ी की ओर बढ़ गई। काली गाड़ी घाट की भीड़ से निकलकर संकरी गलियों में मुड़ गई। मीरा पिछली सीट पर सिमटी बैठी थी। खिड़की से बाहर भागते हुए बनारस को देख रही थी। घरों की दीवारें, छोटे मंदिर, जलते दिए और सड़क किनारे सोते लोग। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। ये डर का धड़कना था या उम्मीद का, वो खुद नहीं जानती थी। उसके हाथ अपनी गोद में जकड़े हुए थे, जैसे जरा ढील दी तो सब कुछ बिखर जाएगा। ड्राइवर ने शीशे से एक बार मीरा को देखा और नाक सिकोड़ ली। आदित्य ने ये देख लिया। सीधे रेस्टोरेंट चलो, उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। कुछ ही देर में गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। ऊंचे फाटक, पीली रोशनी और भीतर से आती मसालों की खुशबू। ये रूहानी रसोई थी, जहां इलायची, केसर और देसी घी की महक हवा में तैरती रहती थी। मीरा गाड़ी से उतरी तो उसे अपने पैरों पर भरोसा नहीं था। इतनी साफ जगह, इतने सजे लोग और वो खुद। फटे कपड़े, बिखरे बाल, झुकी नजरें। आदित्य उसके साथ साथ चला, बिना जल्दबाजी, बिना दूरी बनाए। अंदर कदम रखते ही रसोई का स्टाफ ठिठक गया। किसी ने फुसफुसाया, किसी ने सवालिया नजर डाली। मैनेजर आगे बढ़ा। उसकी आवाज में संकोच और असहजता थी। सर, ये तो भिखारिन है। किचन में से। आदित्य की चाल रुकी। उसने मैनेजर की ओर देखा। ये भिखारिन थी। उसने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अब ये यहां काम करेगी। किचन में सन्नाटा छा गया। काकी, आदित्य ने रसोई के एक कोने में खड़ी बुजुर्ग महिला को पुकारा। इसे नहाने के लिए ले जाओ, साफ कपड़े दो और पेट भरकर खाना खिलाओ। मीरा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। काकी ने मीरा का हाथ पकड़ा, वो हाथ जो बरसों से किसी ने थामा नहीं था। बिना डर, बिना गिनती। नहाने के बाद जब मीरा बाहर आई तो उसके बदन पर एक पुराना लेकिन साफ गुलाबी सलवार सूट था। उसके गीले बाल कंधों पर थे। आईने में उसने खुद को देखा तो एक पल को ठिठक गई। धूल और भूख के नीचे जो चेहरा दबा हुआ था, वो धीरे धीरे उभर रहा था। सांवली लेकिन सजीव, थकी हुई लेकिन खूबसूरत। काकी ने उसके सामने थाली रखी, दाल, चावल और गरम रोटियां। मीरा ने पहला निवाला मुंह में रखा और रो पड़ी। ये रोना भूख का नहीं था, ये उस एहसास का था जिसे वो बरसों से नहीं जानती थी। अपनापन। आदित्य दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। ऐसा सुकून जो महंगी डील्स और बड़ी तालियों से कभी नहीं मिला था। अगली सुबह मीरा का काम शुरू हुआ। बर्तन, ढेर सारे जूठे बर्तन। स्टाफ उससे दूरी बनाकर रखता। कोई सीधे बात नहीं करता, कोई उसे छूने से बचता। कुछ की नजरें उसे अब भी उसी घाट की लड़की समझती थी। मीरा चुपचाप काम करती रही। घंटों खड़े रहकर बर्तन मांजती। हाथों में कट लग जाते, साबुन चुभता, कमर दुखती, लेकिन वो एक शब्द नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी बाहर की जिल्लत से ये दर्द बेहतर है। आदित्य अक्सर दूर से उसे देखता, न टोका, न सराहा, बस देखा। एक शाम रसोई में अचानक हड़बड़ी मच गई। शाही पनीर के ऑर्डर बहुत ज्यादा थे।
मुख्य बावर्ची ने घबराहट में ग्रेवी में नमक ज्यादा डाल दिया था। नया बनाने का वक्त नहीं था। आवाजें तेज होने लगी। चेहरे पर डर था। मीरा कोने में खड़ी बर्तन धो रही थी। वो आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर धीरे से बोली, अगर अगर इसमें थोड़ा दूध और भुना हुआ बेसन डाल दे और ऊपर से नींबू का रस, तो नमक कम लगने लगेगा। बावर्ची ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तू हमें सिखाएगी? उसी पल आदित्य किचन में आ गया। रुकिए, उसने कहा, जैसा ये कह रही है वैसा कीजिए। सब चुप हो गए। ग्रेवी दोबारा चढ़ी। थोड़ी देर बाद आदित्य ने चखा। उसकी आंखें ठहर गई। स्वाद सिर्फ संतुलित नहीं हुआ था, वो और निखर गया था। तुम्हें यह कैसे पता? आदित्य ने मीरा से पूछा। मीरा ने नजरें झुका ली। मेरी मां जब कभी नमक ज्यादा हो जाता था तो ऐसे ही ठीक करती थी। गरीबी सिखा देती है साहब, खाना फेंकना नहीं, सुधारना। उस दिन के बाद मीरा के काम बदल गए। अब वो सब्जी काटती, मसाले तैयार करती, किचन की धड़कन बनती जा रही थी। एक बरसाती दोपहर, रेस्टोरेंट खाली था। मीरा मसालों के डिब्बे साफ कर रही थी। आदित्य पास आकर रुका। तुम पढ़ना जानते हो? मीरा ने सिर हिलाया। नहीं। फिर मसाले कैसे पहचानते हो? मीरा ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद की, गहरी सांस ली। महक से हर मसाले की अपनी कहानी होती है, जैसे हर इंसान की। आदित्य उसे देखता रह गया। उसी पल उसे समझ आया, मीरा साधारण नहीं थी। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य का हाथ अनजाने में मीरा के हाथ से छू गया। मीरा सिहर उठी, नजरें मिली, और उस खामोशी में कुछ ऐसा उतर गया जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। वक्त अपनी रफ्तार से चला रहा। रूहानी रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं रह गई थी, उसकी पहचान बदल रही थी। लोग स्वाद की तारीफ करते थे, मसालों की खुशबू की चर्चा करते थे, और बिना नाम लिए उस नए हाथ की बात करते थे जिसने खाने में कोई अलगसी आत्मा भर दी थी। मीरा अब सिर्फ किचन में काम करने वाली लड़की नहीं थी। वो हर सुबह सबसे पहले आती, मसालों को हाथ में लेकर उनकी खुशबू पहचानती। सब्जियां काटते हुए उसके चेहरे पर एक अलग चमक होती, जैसे पहली बार जिंदगी ने उसे अपनाया हो। आदित्य ये सब देखता था, कभी दूर से, कभी चुपचाप पास खड़े होकर। उन दोनों के बीच बातें कम थी, लेकिन खामोशी गहरी थी। एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी लगती थी, लेकिन हर रोशनी के पीछे कोई न कोई साया होता है। आदित्य की मां सुमित्रा देवी, पुरानी सोच, ऊंची नाक और खानदानी इज्जत पर अड़िग। जब उन्हें यह खबर मिली कि उनका बेटा एक घाट की लड़की को रेस्टोरेंट में काम दे रहा है और उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ता जा रहा है, तो उनका मन उथल पुथल से भर गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा और इंतजार किया। वो दिन बहुत बड़ा दिन था। रूहानी रसोई में शहर के बड़े लोग आए थे, मेयर, व्यापारी, रसूखदार परिवार। हॉल रोशनी से नहा रहा था। मीरा ने उस दिन खास बनारसी थाली तैयार की थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था। जब वो खाना परोसते हुए हॉल में आई तो कुछ निगाहें उस पर टिक गई, और तभी भीड़ में से एक तेज आवाज गूंजी, अरे, ये लड़की तो वही है जो 80 घाट पर कटोरा लेकर बैठती थी। मीरा के कदम रुक गए। वो आवाज किसी अमीर औरत की थी जिसने उसे कभी घाट पर देखा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। छी, औरत ने नाक सिकोड़ी। आदित्य, तुमने एक भिखारिन के हाथ का खाना हमें खिला दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मीरा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सभी नजरें उसी पर थी, कुछ में घृणा, कुछ में हैरानी, कुछ में चुप्पी। सुमित्रा देवी आगे बढ़ी। उनका चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा और शर्म। उसने एक पल भी नहीं रुका गया और जोर से मीरा के गाल पर एक थप्पड़ दे मारा। सबके सामने, निकल जा यहां से। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी,
पनाह दी और तूने हमारी नाक कटवा दी। मीरा का गाल जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल। उसने कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, न आंसू रोके। बस धीरे से अपना एप्रन खोला और बिना किसी को देखे बाहर निकल गई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज, बेरहम। मीरा उसी बारिश में भागती चली गई, उसी अंधेरे की ओर जहां से वो आई थी। आदित्य उस वक्त ऑफिस में था। जब वो शोर सुनकर बाहर आया, हॉल खामोश था। मीरा वहां नहीं थी। पूरी बात सुनते ही उसके भीतर कुछ टूट गया। वो सीधा अपनी मां के सामने खड़ा हुआ। आपने उसे नहीं। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे दिल को थप्पड़ मारा है। सुमित्रा देवी कुछ कह पाती, उससे पहले आदित्य बोल पड़ा। वो भिखारिन नहीं थी, वो इस रसोई की अन्नपूर्णा थी। उसने एक गहरी सांस ली। अगर वो इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। उस रात आदित्य ने कोई और बहस नहीं की। वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर घाट, हर गली, हर मंदिर, मीरा कहीं नहीं थी। उसका दिल बैठता जा रहा था। क्या वो उसे हमेशा के लिए खो चुका था? रात के 2 बज चुके थे। थका हुआ, टूटा हुआ आदित्य 80 घाट पहुंचा, उसी जगह जहां उसने मीरा को पहली बार देखा था। एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मीरा, उसने अपने घुटनों में सिर छुपा रखा था। वो रो नहीं रही थी, बस सुन थी। आदित्य दौड़कर उसके पास पहुंचा, अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर डाल दिया। मीरा, उसने पुकारा। मीरा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस गहरी उदासी। साहब, आप क्यों आए? उसकी आवाज बुझी हुई थी। मैं यही ठीक हूं। कचरे को महल में रखने से वो सोना नहीं बन जाता। आदित्य की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम कचरा नहीं हो। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम मेरी जिंदगी हो। बारिश और तेज हो गई। आदित्य ने उसे सीने से लगा लिया। उस महल में, उस रसोई में और मेरे अंदर सब खाली था। तुमने आकर सब भर दिया। मीरा की सांसें तेज हो गई। समाज, आपकी मां, उसने धीमे से कहा। आदित्य ने उसे और कसकर थाम लिया। भाड़ में जाए समाज, उसने कहा। इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से होती है, और तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र मैंने किसी का नहीं देखा। उसने मीरा की आंखों में देखा। मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों से बांध टूट गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना दर्द का नहीं था, ये उस अपनापन का था जिसकी उसे उम्र भर तलाश थी। उसने धीरे से सिर हिला दिया। आदित्य ने उसे उठाकर बाहों में भर लिया। बारिश और भी तेज हो गई। इसी तरह ये रात गुजरती रही और फिर बारिश धीरे धीरे थम गई। 80 घाट की सीढ़ियों पर अगली सुबह की पहली रोशनी उतर रही थी। मीरा आदित्य के साथ चुपचाप बैठी थी। दोनों के बीच शब्द नहीं थे, पर अब खामोशी में डर नहीं था, एक भरोसा था। ऐसा भरोसा जो किसी वादे से नहीं, साथ से पैदा होता है। फिर आदित्य मीरा को लेकर रूहानी रसोई रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट के दरवाजे दोबारा खुले, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। आदित्य ने कोई घोषणा नहीं की, कोई शोर नहीं किया, बस अपने फैसले पर डटा रहा। शुरुआत आसान नहीं थी। समाज की बातें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, पुराने मेहमानों की ठंडी निगाहें, सब सामने था। लेकिन मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने वही किया जो उसे आता था, मेहनत। वो फिर से रूहानी रसोई में अपने काम में डूब गई। दिन बीतते गए। मीरा की मेहनत, उसका शांत स्वभाव और आदित्य की आंखों में उसके लिए बढ़ता प्यार, सब कुछ आदित्य की मां देख रही थी। धीरे धीरे उनके मन की कठोर परतें पिघलने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि मीरा ने उनके बेटे से कुछ छीना नहीं है, बल्कि उसे वो सुकून दिया है जिसकी तलाश
वो बरसों से कर रहा था। एक दिन उन्होंने मीरा को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और बिना किसी शर्त के उसे अपनाने का फैसला कर लिया, अपने इकलौते बेटे की खुशी के लिए। कुछ समय बाद सादगी और आशीर्वाद के साथ आदित्य और मीरा की शादी हो गई। न कोई दिखावा, न शोर, बस दो जिंदगियां जो मेहनत, भरोसे और सम्मान के रिश्ते में बंध गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, शादी के बाद धीरे धीरे रेस्टोरेंट में एक नई बात होने लगी। लोग खाने के साथ एक अजीब सी शांति महसूस करने लगे। वे पूछते, आज ये किसने बनाया? नाम कोई नहीं लेता था, पर सब जानते थे। उसी दौरान मीरा के मन में एक बात ने आकार लेना शुरू किया। घाटों पर बैठे बच्चे, भूखी आंखें, वही आंखें जो कभी उसकी थी। उसने आदित्य से एक शाम कहा, साहब, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संकोच नहीं था, न ही डर, बस एक साफ इच्छा। कुछ महीनों बाद रूहानी रसोई के पीछे की एक पुरानी इमारत में एक नया बोर्ड लगा। अपना घर। ये कोई आश्रम नहीं था, ये एक शुरुआत थी। यहां वे बच्चे और लड़कियां आती जो घाटों पर भीख मांगते थे। यहां उन्हें खाना मिलता, काम सिखाया जाता और सबसे जरूरी, इज्जत। मीरा खुद उन्हें सिखाती, कभी रोटी बेलना, कभी मसाले पहचानना, कभी बस बैठकर सुनना। वो जानती थी, कभी कभी इंसान को सलाह नहीं, सिर्फ एक भरोसेमंद चेहरा चाहिए होता है। समय बदला, लोग बदले। वही समाज जो कभी उंगली उठाता था, अब सवाल पूछने लगा, ये सब कैसे हो रहा है? रूहानी रसोई को शहर से बाहर पहचान मिलने लगी, खबरें छपने लगी, स्वाद के साथ साथ इंसानियत की भी चर्चा होने लगी। एक दिन देश के सबसे प्रतिष्ठित कुकिंग अवार्ड की घोषणा हुई। रूहानी रसोई का नाम बुलाया गया। समारोह का हॉल रोशनी से भरा था, तालियों की गूंज थी। मंच पर आदित्य खड़ा था, संतुलित, शांत। एंकर ने माइक संभाला। इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसने स्वाद को आत्मा दी है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिसेज मीरा आदित्य सिंह। मीरा मंच की ओर बढ़ी। उसने बनारसी साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, वहां आत्मविश्वास था, शांत और स्थिर। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीरा ने सामने देखा। पहली पंक्ति में सुमित्रा देवी बैठी थी। उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा, मीरा और आदित्य का बेटा। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी, वहां गर्व था। मीरा ने माइक थामा। उसकी आवाज पहले हल्की सी कांपी, फिर संभल गई। मैं आज यहां खड़ी हूं, उसने कहा, तो अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने जीवन साथी के भरोसे की वजह से। हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे तब अपनाया जब मैं खुद को भी अपनाने से डरती थी। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं कहती हूं, प्यार वो नजर है जो फटे कपड़ों के भीतर छिपे इंसान को देख लेती है। उसने आदित्य की ओर देखा। आपने मुझे भीख में सिक्के नहीं दिए, आपने मुझे मेरी जिंदगी दी। मीरा ने सिर झुकाया। आदित्य मंच पर आया और सबके सामने उसके माथे को चूम लिया। तालियां देर तक बजती रही। समारोह के बाद सुमित्रा देवी मीरा के पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई शब्द नहीं बोली। मीरा समझ गई, कुछ माफिया शब्दों की मोहताज नहीं होती। रात को रूहानी रसोई बंद होने के बाद मीरा उसी रसोई में खड़ी थी जहां कभी उसने पहली बार साबुन की खुशबू महसूस की थी, जहां उसने पहला निवाला खाया था, जहां उसने खुद को दोबारा पाया था। आदित्य उसके पास आकर खड़ा हुआ। दोनों ने चारों ओर देखा। अब ये जगह सिर्फ दीवारें नहीं थी, ये यादें थी, मेहनत थी और भरोसा था। मीरा ने धीमे से कहा, कभी कभी सोचती हूं, अगर उस दिन आपने मुझे देखा ही न होता
आदित्य मुस्कुराया, तो शायद मैं आज भी भीड़ में सुकून ढूंढ रहा होता। मीरा ने गहरी सांस ली। आप जानते हैं असली अमीरी क्या होती है? आदित्य ने उसकी ओर देखा। जब इंसान के पास किसी और के लिए जगह होती है, मीरा बोली। बाहर गंगा शांत बह रही थी। घाटों पर फिर शाम उतरने वाली थी। लेकिन अब कहीं कोई लड़की भूख की आवाज दबाकर नहीं बैठी थी, कम से कम इस कहानी में। क्योंकि किसी ने उस दिन सिर्फ खाना नहीं दिया था, किसी ने इंसान को इंसान समझ लिया था। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान की असली पहचान उसके हालात से नहीं, उसके स्वाभिमान, मेहनत और चरित्र से होती है। भीख देना आसान है, लेकिन किसी को काम, भरोसा और बराबरी देना वही इंसानियत है जो जिंदगियां बदल देती है। मीरा जैसी अनगिनत जिंदगियां हमारे आसपास है, जो सिर्फ दया नहीं, एक मौके की इंतजार में होती है। अगर नजर बदल जाए तो तकदीर भी बदल सकती है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने कोई मीरा बैठी हो तो आप उसे सिक्का देंगे या उसका हाथ थामकर उसे खड़ा होने का मौका देंगे? अपनी राय कमेंट में सच्चे दिल से जरूर लिखिए। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को झकझोरा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि इंसानियत की ये बात और दूर तक पहुंचे। और ऐसे ही सच्चे जज्बातों वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।